हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका मैथ स्टडी पॉइंट में आपका एक बार स्वागत है। तो आप सब ये बताइए पहले, आप सब है कैसे? ठीक है ना? और पॉलिटिकल का पेपर मज़ेदार गया कि नहीं? मस्त गया ना? तभी बोलता हूँ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, क्योंकि मैंने भी देखा पेपर क्या एक नंबर का गदर आया था कि नहीं? एक बार पहले आप मेरे वीडियोस में चेक करो और क्वेश्चन पेपर देखो। है क्वेश्चन? है ना? बिल्कुल है। तो देखो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, ठीक है? और ख़ासकर उन बच्चों के लिए वीडियो ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिन्होंने कुछ एक तरह से मतलब ना के बराबर ही पढ़ा है, ठीक है? जो चाहते हैं कि भाई थोड़ा अच्छे नंबर से पास हो जाएं, तो उसके लिए वीडियोस बहुत ज़्यादा एक तरह से मतलब पूरे सालाना एक जो मेहनत होती है ना, बच जाएगी, ठीक है? आपने मेरे वीडियोस तो देख ही लिया होगा और बाकी पेपर में देख ही लिया होगा, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो ताकि सभी बच्चे लगभग इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि मेरे वीडियोस में मैंने कई बार बताया ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं भाई, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस जो कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? हिस्ट्री करें, देखो ज़बरदस्त हिस्ट्री कराऊंगा, बस ध्यान देना, ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा 8-8 नंबर वाले, बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन भी बता दूंगा, क्योंकि बच्चों ने बोला भैया छोटे मोटे क्वेश्चन भी बता दिया करो, ठीक है दोस्तों? पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। देखो हमारा चैप्टर क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता चैप्टर का नाम। अब देखो हड़प्पा सभ्यता की पूछता है खोज कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब माना जाता है दोस्तों? 1921 से 22 में, ठीक? 21 से 22 क्यों लिखते? देखो हड़प्पा की खोज माना जाता है 21 में और 22 में मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों आ जाते हैं, दो बड़े बड़े महानगर, ठीक है दोस्तों? इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता लग जाएगा, मतलब इन दोनों की बात कर रहा है, तो 21 से 22 इसीलिए लिखा गया है। और ओनली एक की बात करेगा, ओनली हड़प्पा की बात करेगा तो 21, और मोहनजोदड़ो की बात करेगा तो 1922, ठीक है दोस्तों? समझ में आ गया? अब कहता है अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने की, इन दोनों ने, ठीक है दोस्तों? किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। समझ में आया? अब जॉन मार्शल, भाई ये क्या है, खोज इन्होंने करी तो इसका क्या रोल है? तो समझना, यहाँ पे ये ना भारत का पुरातात्विद है। कौन है? भारत का पुरातात्विद, ठीक है दोस्तों? भारत का पुरातात्विद मतलब भारतीय में उत्खनन करने के लिए जो भी खुदाई वगैरह होता है उसका एक तरह से ये पुरातात्विद था, ठीक है? हेड। और इसके नेतृत्व में ये दो बंदे काम कर रहे थे, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। इन लोगों ने यहाँ पे इन क्षेत्रों में खुदाई की, उत्खनन किया, और उसका मालिक एक तरह से कौन था? जॉन मार्शल। समझ में आ गया दोस्तों? तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है 2 से 3 नंबर में, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की? सॉरी, 1921 से 22 में दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। बाकी एक नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? ठीक है, दयाराम साहनी ने किस सभ्यता की खोज की, या मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? समझ में आ गया दोस्तों? ज़्यादा कंफ्यूज मत हो करो और ज़्यादा सीरियसली भी मत लिया करो, इजी वे में समझा करो। खोज पता लग गया, ठीक है? आगे बताऊं? अब देखो इसका एक और नाम है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम, वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, है ना दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम पूछा जाता, बहुत बार पूछा गया है। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। और इसकी खोज कब हुई? 1924 में, 2 साल बाद, ठीक है? 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की नई खोज की घोषणा कर दी। किसने? जॉन मार्शल ने, ठीक है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता। अब कहता है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है तथा क्यों? दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब कहता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, ठीक है दोस्तों? सिंधु नदी, यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, ठीक है? हो जाएगा? अच्छा, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है,
हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा? क्योंकि भाई ये हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि ये हड़प्पा नामक स्थान पे खोजा गया था। कहाँ पे खोजा गया था? हड़प्पा, अरे हड़प्पा नामक स्थान पे ये खोजा गया था, मतलब उस क्षेत्र का नाम ही था हड़प्पा, वहीं पे खोजा गया इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया है। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। इजी है ना? स्किप करके मत देखा करो क्योंकि स्किप करोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज से तुम्हारे जितने भी 19 से 29 तारीख के पेपर है, मैं कोशिश करूँगा 28 तक सारे वीडियोस हर चैप्टर का मेन क्वेश्चन अपलोड कर दूँ, आपके लोगों के सामने ला दूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस जब अपलोड करूँ तुरंत आपके पास पहुँच जाए और तुरंत आप देख लें वीडियो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसका वो है, आप कैसे कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था? देखो हड़प्पा सभ्यता में हमें 2 नगर मिले बड़े बड़े, हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये 2 नगर थे। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछता है, आप कैसे कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, या अथवा में घुमा के क्वेश्चन आए कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता बताइए, तो इनमें से ही हो जाएंगे। समझ में आ गया? आंसर लगभग एक ही होंगे, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता या मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र तक कैसे था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र के, नियोजित मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो जो नगर था ना वो योजना बना के बनाया गया था। योजना मतलब कि भाई जैसे अभी हम घर बनाते हैं तो पहले मैप तैयार कर लेते हैं, भाई हमारा यहाँ पे ना किचन होगा, पीछे बाथरूम होगा और छतों पर सीढ़ियाँ जाने के लिए यूँ घुमावदार होगी, साइड से निकलेगी, पीछे गैलरी होगा, इधर डाइनिंग हॉल, इधर ड्राइंग हॉल, इधर बेडरूम। इस तरीके से पहले सोच विचार कर लेते हैं, मैप बना लेते हैं। तो वही कह रहा है कि भाई यही चीज़ ना ये लोग पहले सोच साच के चलते थे, जैसे अभी हम सोच साच के चलते हैं, जो मैंने अभी बताया योजना बना के घर बनाते हैं, तो वैसे कह रहा है कि भाई ये आप कैसे कह सकते हैं मोहनजोदड़ो योजना बना के बनाए वो शहर था। तो देखो हम इन कारणों से कह सकते हैं, देखो हेडिंग है ये सारे, इनको एक्सप्लेन करना है तभी जाके नंबर मिलेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, और भी एक आध पॉइंट है आप देख लेना जो भी है। ठीक है, देखो एक एक करके बताना शुरू करता हूँ। हेडिंग क्या है? पहला हमारा नालियों का निर्माण। कॉपी पेन निकाल लो दोस्तों, क्योंकि मैं इजी लैंग्वेज में बताता हूँ ताकि आप वो लिख सको और जो आपका पेपर में काम आए। ठीक है, समझ में आ गया? गलती मत करना, जिसका पेपर पॉलिटिकल का ठीक ठाक गया हो ज़्यादा उड़े ना और कॉन्फिडेंस ना हो। ठीक है, और जिसका ठीक ठाक नहीं किया वो इस गलती को दोबारा ना दोहराएं, हिस्ट्री को बढ़िया से बढ़िया कोशिश करें करने की। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नालियों का निर्माण, पहला हेडिंग क्या हमारा? नालियों का निर्माण। कि भाई मोहनजोदड़ो में जो नालियों का निर्माण किया गया था ना, वो मान लो हमारा ये घर है, घर के ये 4 दीवारी है, तो नालियों का निर्माण कुछ ऐसा किया गया था, घर से सटा के किया गया था। ठीक है, घर के बाहर हम अभी जनरली हम नालियाँ हमारे ज़्यादातर क्या होती है, घर के बाहर नालियाँ सटा के निकाल रहे होते हैं, ऊपर से ढक देते हैं। वैसे सेम व्यवस्था यहाँ पे थी। भाई मोहनजोदड़ो में जो वो गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए जो नाला बनाया गया था ना, वो एक तो पक्की ईंटों से बना हुआ था और साथ ही इसको ढका भी गया था ऊपर से, ताकि बीमारी ना फैले, पानी ऊपर ना आ पाए। ठीक है, गंदगी ना फैले, कूड़ा कचरा ऊपर ना आ पाए, जैसे अभी कर देते थे, है ना। जैसे अभी नालियाँ बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? ज़्यादातर घर से सटा के ही बनाते हैं, चिपका के बगल से, साइड से, और ऊपर से ढक देते हैं ताकि कूड़ा कचरा बाहर ना आ पाए, पानी ज़्यादा बाहर ना आ पाए। समझ में आ गया दोस्तों? वैसे सेम यहाँ पे बनाई गई थी, हो जाएगा, जिससे क्या हुआ था, एक तरह से यहाँ बीमारियाँ भी नियंत्रित थी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, सड़कों का निर्माण एक ग्रिड पद्धति में किया गया था। मतलब मोहनजोदड़ो में, इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? देखो भाई मोहनजोदड़ो में ना जो सड़कें बनाई गई थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है दोस्तों, सॉरी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और जब भी यहाँ पे हवाएं चलती थी तो सारा कूड़ा कचरा गली से बाहर हो जाया करता था। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? जैसे अगर मान लो मैं ये बनाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये हमारी सड़क है,
एक सड़क यहाँ जुड़ गई, दूसरी सड़क यहाँ जुड़ गई, तीसरी यहाँ जुड़ गई, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे चला गया, हवा चली, सारी हवा यहाँ पे, कूड़ा कचरा यहाँ पे, जब अगली बार जो हवा आएगी सीधा बाहर कर देगी, ठीक है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सड़कों का निर्माण ग्रिड पद्धति में, मतलब एक ऐसी पद्धति में बनाया गया था कि हवा चलते ही सारा कूड़ा कचरा बाहर हो जाता था, है ना, मस्त। अगला पॉइंट देखें, बस खत्म हमारा यहीं पे, ज़्यादा और रखने की चीज़ नहीं है, मैं ज़्यादा आलतू फालतू नहीं करवाता, ठीक है। अब आगे देखो, हर घर में स्नानागार, स्नानागार का मतलब होता है बाथरूम, क्या होता है दोस्तों, बाथरूम। हर घर में भाई नहाने के लिए स्नानागार मिला, बाथरूम मिला। ये भी विशेषता कि भाई मोहनजोदड़ो में ना, देखो पॉइंट कैसे बढ़ाओ, हेडिंग ये हो गया हर घर में स्नानागार। भाई अब देखो कैसे बढ़ाओगे, क्वेश्चन में से लिखो, मोहनजोदड़ो में हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो जो नियोजित शहरी केंद्र था, क्योंकि हर घर में हमने देखा स्नानागार मिला, अलग अलग हर घरों में, एक नहीं कि 50 घर का या 10 घर का एक स्नानागार हो, हर घर में स्नानागार मिला, ठीक है। जिससे पता हमें क्या चलता है कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित मतलब योजना बना के बनाया हुआ शहर था। समझ में आ गया दोस्तों, आगे बढ़े, आगे देखें। छतों पर जाने के लिए सीढ़ियाँ, क्या, छतों पर जाने के लिए सीढ़ियाँ। अब देखो नॉर्मली जो अभी हम देखते हैं छतों पर जाने के लिए हर घर में सीढ़ियाँ होती है ना, तो वैसे ही मोहनजोदड़ो में भी था। देखो कितने दिमाग वाले थे, कितने सभ्य मानव थे वो लोग। छतों पर जाने के लिए उन लोगों ने भी सीढ़ियाँ बना रखी थी हर घर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, क्योंकि योजना बना के हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक तरह से प्लानिंग बना रखी है भाई, है ना। देखो मैं ज़्यादा कुछ अलग से नहीं जोड़ रहा, हेडिंग को मैं कैसे बड़ा कर रहा हूँ, क्वेश्चन को वही जोड़ दे रहा हूँ। देखो अभी अगला कैसे जोड़ता हूँ, हर घर में आंगन का होना, आंगन मतलब गलिया, वो आंगन मतलब बरामदा, जैसे ये है तो जो बाहर जो बरामदा होता है ना थोड़ा उठने बैठने के लिए, वो। अब देखो मैं कैसे बड़ा करता हूँ इसको, हर घर में आंगन, रटना कुछ नहीं है यहाँ पे, हर घर में आंगन। भाई मोहनजोदड़ो में ना हर घरों में एक आंगन होता था, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ज़्यादातर कार्य किचन से रिलेटेड वगैरह सब यहीं पे हुआ करते थे, चक्की वगैरह पीसना, बैठक बूठक जो भी है वो आंगन में हुआ करता था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, बस खत्म, एडवांस जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना अपनी भाषा में समझा के लिखोगे पेपर में टीचर उतने बढ़िया नंबर देता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा जल निकासी की अच्छी व्यवस्था। भाई मोहनजोदड़ो निकासी मतलब होता है गंदे जल को बाहर निकालना, गंदे जल को बाहर निकालना। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था है। देखो मैं इसको कैसे बढ़ाता हूँ, मोहनजोदड़ो में जल निकासी मतलब गंदे जल को बाहर निकालने के लिए एक अच्छी व्यवस्था की गई थी। भाई गली के बाहर ना एक हौज का मतलब एक गटर का निर्माण किया गया था, जिसमें सारा पानी उसी में जाता था। सीवर जिसे बोलते हैं, हमारे यहाँ सीवर होता है ना, गटर, हौज उनके यहाँ बोला जाता था हौज, बड़ा सा गड्ढा जिसमें सारा पानी नालों का जाता था, मल वगैरह, है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट माल गोदाम का होना। भाई मोहनजोदड़ो के बहुत से घरों में माल गोदाम का भी मिला है, दुर्ग देख लो। देखो दोस्तों, माल गोदाम स्टोर करने के लिए, सामानों को स्टोर करने के लिए, जिसकी संरचना लकड़ी से बनी होती थी। समझ में आ गया दोस्तों, हो जाएगा, बस खत्म। इस तरीके से भाई हम निम्नलिखित कारणों से कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, क्योंकि जो भी हमने कारण देखा वो सब किस तरफ इशारा करती है, प्लानिंग की ओर, योजना की ओर, कि मतलब यार ये चीज़ है, मतलब एक तरह से योजना बना के बनाई हुई है ये शहर। समझ में आ गया दोस्तों, कर लोगे, आगे बढ़े, चलो फिर इसको कर लो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का। ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। छोटे छोटे क्वेश्चन तो हमारे हो गए, अब 8 नंबर के क्वेश्चन के देखते हैं। देखो हड़प्पा सभ्यता के इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, वो था मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र है, या वो या ये, इनमें से एक आता ही आता 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सब छोटे छोटे नंबर के हैं। समझ में आया दोस्तों, या ये आएगा 8 नंबर का या वो आएगा। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, स्पष्ट कीजिए किन्हीं 4 कारणों से, कितने भी कारण पूछ ले।
दूसरा अगला जो हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का, वो है हड़प्पा सभ्यता के पतन। पतन मतलब हराश, हराश मतलब ये खत्म कैसे हो गया, ये समाप्त कैसे हो गया, आखिर इसका नामो निशान कैसे मिट गया एक तरह से। ठीक है दोस्तों, वही तो इसके कारण पूछ रहा है कि इसके कारण क्या थे आखिर। तो देखो मैंने हेडिंग आपके सामने लिख दिया है, मैं हेडिंग दोस्तों आपका टाइम बचाने के लिए लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सको, इसलिए मैं हेडिंग पहले लिख देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ फिर साथ साथ। ठीक है दोस्तों, देखो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण मतलब खत्म होने के कारण, समाप्त होने के कारण ये रहे हैं। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा, कॉपी नोट करते रहना आप लोग। देखो पहला क्या कहता है, नदियों का मार्ग बदलना। अब देखो मैं क्वेश्चन में से जोड़ूंगा, अलग से नहीं कुछ जोड़ूंगा, अलग से नहीं कुछ होगा हमारा। देखो नदियों का मार्ग बदलना कि भाई हड़प्पा सभ्यता में कुछ पुरातात्विदों का मानना है, देखो ये लाइन ध्यान रखना, कुछ पुरातात्विदों ठीक है, कुछ पुरातात्विदों का मानना है, या ऐसे लिख दो कुछ इतिहासकारों का मानना है, पुरातात्विद की जगह इतिहासकार लिख दो। ठीक है दोस्तों, अगर ये वर्ड कठिन लग रहा है इसके जगह ये लिख दो। ये एक तरह से मतलब हर लाइन में जुड़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, ताकि थोड़ा अच्छा लगे हमारा पॉइंट। हड़प्पा सभ्यता के पतन में नदियों का मार्ग बदलना कि भाई कुछ पुरातात्विदों का मानना है या कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भाई हड़प्पा सभ्यता में ना, देखो कंफर्म है नहीं किसी को, सबका मानना ही है एक तरह से कल्पना। कुछ पुरातात्विदों का मतलब कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो नदी, मतलब कौन सी नदी, सिंधु नदी तो बहा करती थी, उसने ना अपना मार्ग बदल लिया होगा, मतलब इस तरह से बह रही होगी सीधी, तो वो या तो इधर गई होगी या इधर चली गई है, जिससे आगे ये रास्ता आगे मतलब पानी नहीं जा सका और पानी आगे गांव वालों को नहीं मिल सका। मतलब नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया, मतलब जिस रास्ते से सीधा जाती थी वो नहीं जा रही है, वो अब रास्ता बदल लिया उसने अपना। समझ में आ गया दोस्तों? इस वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। देखो जब आगे पानी नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, कहीं और जाके बसेंगे, क्योंकि लोग ज़्यादातर कहाँ बसना पसंद करते हैं, जहाँ पे सारी ज़रूरतें उनकी पूरी हो, पानी मिले, खाना मिले। सबसे पहले खाना पानी देखते हैं, उसके बाद काम। ठीक है दोस्तों, खाना पानी। अब पानी ही नहीं है तो भाई विस्थापित तो होंगे ही लोग, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तो जाएंगे। तो क्या किया, हड़प्पा को छोड़कर कहीं और जाके बसने लगे वो लोग। अब भाई जब कोई व्यक्ति किसी समाज में या किसी क्षेत्र में नहीं रहेगा तो उस क्षेत्र का नामो निशान रहेगा नहीं, रहेगा ना। निशान किसका रहता है, जब कोई क्षेत्र वहाँ, जब कोई लोग वहाँ पे बसते हैं तब तक वो बना रहता है। अब कोई रहेगा नहीं तो एक तरह से शमशान इलाका, खंडर हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो तो मैंने क्या बताया, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, जिसकी वजह से इसका पतन हो गया, मतलब ह्रास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सूखा पड़ना। भाई कुछ इतिहासकारों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में सूखा पड़ गया होगा, क्योंकि भाई नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया तो सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोग विस्थापित हो गए, मतलब इस जगह को छोड़कर कहीं और जाकर बस गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस सभ्यता का पतन। बस लास्ट में हर लाइन में ये जोड़ दो कि इस वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया, और शुरू में क्या जोड़ना है, कुछ इतिहासकारों का मानना है बस, और बीच में क्या जोड़ना है, ये पॉइंट है ना, इजी। तो लाइक सब्सक्राइबर बनता है ना, बनता है दोस्तों। देखो बाकी मर्जी है, आप करो ना करो, लेकिन वॉच बिना स्किप किया करा करो। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारा अत्यधिक वनों की कटाई। भाई कुछ इतिहासकारों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में अंधाधुंध वनों की, मतलब जंगलों की कटाई हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे जंगल पे निर्भर लोग इस स्थान को छोड़कर कहीं और जाकर बस गए, जिसकी वजह से इस सभ्यता का क्या हुआ, पतन हो गया। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? आगे बढ़े। जलवायु परिवर्तन। भाई कुछ इतिहासकारों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में जलवायु परिवर्तन हुई होगी, है ना यहाँ पे मौसम सही से चेंज हो रहे थे, क्लाइमेट बदल रही थी, और ना ही समय पर बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी, जिस वजह से यहाँ खेती सही से नहीं हो पा रही थी। अब खेती सही से नहीं हो पा रही तो फिर हुआ क्या,
भाई नदी ने भी रास्ता बदल लिया, मौसम ने भी रास्ता बदल लिया एक तरह से, तो क्या होगा, लोग विस्थापित होंगे नहीं होंगे? जरूर होंगे, क्योंकि लोग कहाँ बसते हैं? जहाँ पे उनको दाना पानी सही से मिले। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? इस तरह से क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन। बस, रटने वाली चीज़ ही नहीं है। आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट हमारा बाढ़ का आना। कुछ भाई इतिहासकारों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आई होगी। देखो मैं कह रहा हूँ मानना था, कंफर्म नहीं है किसी का क्या हुआ है एक्चुअली में, तो भाई कल्पना कर रहे हैं ये चीज़ हुई होगी। देखो अगला क्या कहता है, बाढ़ का आना। भाई कुछ इतिहासकारों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आई होगी, जिसके वजह से यहाँ पे जितने भी घर बार वाले लोग थे, घर बार सबके डूब गए और सब दब डूब के मतलब सब बाढ़ में बह गए, घर बार डूब गया, जिसकी वजह से सभ्यता का क्या हुआ, पतन हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। आगे अकाल पड़ना। भाई कुछ पुरातात्विदों का मतलब कुछ इतिहासकारों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में अकाल आई होगी। मतलब एक तरह से पूरा सन्नाटा का माहौल छा जाता है ना, जैसे कहते हैं जब ना कृषि हो रही है, ना मौसम समय पर बदल रहे हैं, ना कुछ मतलब पूरा सूखा पड़ रहा है, तो इसको कहते हैं अकाल की स्थिति। ठीक है, जहाँ पे पशु पक्षी मनुष्य वगैरह सब एक दूसरे से विस्थापित हो रहे, मर रहे हों, तो इस तरह के कुछ संकट आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का पतन। समझ में आ गया? आगे बढ़े, भूकंप का आना। हाँ भाई, कुछ इतिहासकारों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में, देखो दोस्तों अगर मेरी स्पीड तेज होगी तो बता देना, मैं इसीलिए थोड़ा तेज रखता हूँ, ज़्यादा मैं वेट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि देख रहे हो टाइम है नहीं तुम्हारे पास भी, और मैं भी सोच रहा हूँ फटाफट जल्दी हर क्वेश्चन के वीडियो मतलब हर चैप्टर पे वीडियो बना दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दूँ, तो इसी वजह से मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट होगी। ध्यान से सुनिएगा वीडियो को, इसीलिए। देखो भूकंप का आना, इसमें क्या लिखोगे भाई, कुछ इतिहासकारों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता में भूकंप हुई होगी या आई होगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब भूकंप आता तो क्या होता है दोस्तों, धरती हिलती है, पृथ्वी में कंपन होता है। अब कंपन होता है तो भाई जितने भी बड़ी बड़ी इमारतें नहीं, घर, वो सब गिर गए, और लोग, जब घर गिरेगा तो लोग दब कुछ के मर गए। ठीक है, घरों के नीचे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है दोस्तों, कितना इजी है। अगला देखें, भूखमरी का आना। भाई अब देखो इतने सारे कारण हो गए, नदी सूख गई, न कृषि हो रहा, सूखा पड़ गया, तो भूखमरी तो हो ही होगी। कृषि लोग अपना जान बचाएंगे कि कृषि कार्य करेंगे पहले? भाई कुछ इतिहासकारों का मानना था कि यहाँ पे भूखमरी की समस्या बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गई थी, जिसकी वजह से लोग खाने के लिए नहीं मिल रहा था, और जलवायु परिवर्तन हो रहा था, जिसकी वजह से लोग ना जंगल पे भी निर्भर जो भी थे वो भी इधर से उधर विस्थापित हो गए। मतलब एक तरह से यहाँ के लोग छोड़कर कहीं और जाकर बस गए, कुछ तो यहीं पे दफन हो गए, मतलब मर गए इन सब कारणों से, और जो बचे वो इस जगह को छोड़कर कहीं और जाकर बस गए, जिसकी वजह से ये एक तरह से पूरा इलाका खाली हो गया, और मतलब इस सभ्यता का पतन हो गया। समझ में आ गया दोस्तों? ईजी है ना, कर लोगे? अगर और कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, वीडियो बना के अलग से, ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए फिर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। ठीक है दोस्तों, बाकी कर लेना ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का। जैसे कि मैंने बताया था, कॉपी पेन साथ साथ लिखते रहना अपनी भाषा में। देखो इसका जो अगला क्वेश्चन आता है मैं फटाफट बोलूँगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की बस्ती किन दो भागों में बटी हुई थी, इनमें अंतर बताइए। मतलब हड़प्पा सभ्यता में कौन से दो नगर थे। देखो इसको भी घुमा के क्वेश्चन आता है अथवा में करके कि दुर्ग व निचले शहर में अंतर बताइए। आपको भी पता है, दुर्ग और निचले शहर में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन है। ये मैंने लिख दिया आंसर, ध्यान देना, समझना। अब 4 नंबर का 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखो दुर्ग, पहला क्या इसकी विशेषता कि भाई दुर्ग जो था ना वो ऊंचे स्थान पर बनाया गया था। ठीक है, जबकि निचला ऊंचे स्थान पर चबूतरे पर बनाया गया था, जबकि निचला शहर नीचे, नाम से पता चल रहा है। दुर्ग मतलब ऊपर बनाया गया था, मतलब एक तरह से ऊंचे स्थान पर बनाया गया था। निचला शहर मतलब नीचे बनाया गया था, है ना। रटना कुछ नहीं है, समझाना है, नाम से पता चला निचला शहर मतलब नीचे। जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊँ, ये रहा दुर्ग और ये रहा निचला शहर। अब मैंने ये छोटा बनाया है, इसका भी रीज़न है। देखो अभी यहाँ पे समझा देता हूँ। दुर्ग ऊंचे स्थान पर बनाया गया था, ये रहा दुर्ग। निचला शहर, ये भाई निचला शहर, ठीक है, निचला शहर दुर्ग।
अब देखो दूसरी विशेषता क्या कि भाई दुर्ग का आकार में छोटा था, दुर्ग आकार में क्या था, छोटा था, साइज में छोटा था वो, इसलिए मैंने इसको छोटा बनाया है। जबकि निचला शहर आकार में बड़ा था, मतलब साइज इसका बड़ा था। हो गया, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। समझ में आ गया दोस्तों, मस्त है ना। नेक्स्ट देखो, दुर्ग को किलेबंदी से घेरा गया था, मतलब सुरक्षा के लिए किलेबंदी से, बड़ी बड़ी किले से घेरा गया था। जैसे लाल किला देखते हो, बड़ी बड़ी किले से घेरा गया था ताकि युद्ध के दौरान इसकी सुरक्षा हो सके। समझ में आ गया, और निगरानी रख सके उस पर चढ़ के। ठीक है दोस्तों। जबकि इसका क्या है भाई, जबकि निचला शहर में इसके खेतों को चारदीवारी से घेरा गया था फसलों की सुरक्षा के लिए, ताकि फसल की सुरक्षा हो सके। ये खेत है और खेत के चारों तरफ दीवार की घेराबंदी लगा दी थी। ठीक। नेक्स्ट, दुर्ग में कौन रहते थे, ऊंचे वर्ग के लोग, मतलब एक तरह से शासक वर्ग रहते थे। जबकि निचला शहर में कौन रहता था, निचला शहर में, जबकि यहाँ निचले वर्ग रहते थे, मतलब छोटे छोटे व्यापारी लोग। समझ में आ गया दोस्तों, हो जाएगा, इजी है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखो ध्यान देना, अब हम पढ़ेंगे फ्रांस। ये क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, फ्रांस। अब मैं बताते चलूँगा, मैं लिखूंगा नहीं अब ज़्यादा, क्योंकि जो मेन क्वेश्चन थे उस पर मैंने लिख दिया। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी मैं अब सोचता हूँ क्या छोड़ा, बता दिया जाए। तो देखो फ्रांस क्या था, 2 नंबर का क्वेश्चन देता, फ्रांस क्या था। फ्रांस एक प्रकार का पात्र था। क्या था दोस्तों, पात्र मतलब एक बर्तन, ठीक है, मिट्टी का बर्तन था जो चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया था। और इसका इस्तेमाल किस लिए होता था भाई, इसका इस्तेमाल होता था वो तरल पदार्थ की ढुलाई। किसके लिए, तरल पदार्थ की ढुलाई के लिए। ढुलाई मतलब ले जाने के लिए, तरल पदार्थ मतलब लिक्विड में, जैसे तेल वगैरह। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। ये फ्रांस हमारा, फ्रांस एक प्रकार का पात्र था जो चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया था, और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था, तरल पदार्थ की ढुलाई। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, बाट। मैं बताते चलूँगा, आप लोग लिखते चलना। देखो बाट, 2 नंबर का क्वेश्चन देता, बाट क्या था या किससे बनाया गया था तथा इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था। बाट एक चर्ट नामक पत्थर से बना था। कौन से नामक दोस्तों, चर्ट नामक पत्थर से। एक चर्ट नामक पत्थर से बाट बनाया गया था, और बाट का इस्तेमाल मनकों और आभूषणों को तौलने के लिए, किसके लिए, तौलने के लिए इस्तेमाल होता था। समझ में आ गया दोस्तों, इजी है ना, हो जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों। आगे करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, फटाफट। देखो अब अगला विशेषता इसकी समाधान। समझना समाधान क्या है। समाधान मतलब देखो, समाधान का मतलब होता है लाशों को दफनाना, है ना, लाशों को दफनाना, लाशों को दफनाना। देखो हड़प्पा सभ्यता में लाशों को पता कैसे दफनाया जाता था, लास्ट मैंने शायद गलत लिख दिया, ऐसे लिखते हैं। देखो हड़प्पा सभ्यता के वासी लाशों को एक शव, देखो नाम से पता चल रहा है, शवाधार मतलब शव मतलब क्या होता है दोस्तों, लाश होता है। लाश को दफनाने के लिए जैसे मम्मी का डिब्बा होता है ना, पेटी जैसा, इस तरह से इसमें दफनाते थे। ठीक है, और इसके साथ ये लोग क्या करते थे, मरे हुए के साथ बर्तन, आभूषण, ठीक है, और इनसे जुड़े कपड़े, ये सब रख देते थे। क्योंकि हड़प्पा वासियों का मानना था कि ये भाई मरने के बाद भी इसका प्रयोग करते होंगे, इसलिए मरने वालों के साथ अगर देखो, मरने वालों के साथ अगर महंगी चीज़ रखी गई है, महंगे कपड़े, महंगे बर्तन और महंगे आभूषण है, तो खुदाई के दौरान हमें पता चलता था कि भाई महंगे मरने वाला यहाँ अमीर था। जबकि अगर साधारण से कपड़े और साधारण से आभूषण मिले हैं तो इससे हमें पता क्या चलता है कि ये मरने वाला गरीब था। तो इस तरीके से ना हड़प्पा सभ्यता में अमीर गरीब का पता लगाया जाता था। समझ में आ गया दोस्तों। समाधान की विशेषता लिख लोगे, ये है समाधान की विशेषता। क्या बताया कि भाई इनको दफनाया जाता था, ठीक है, गर्तों में, इसको बोलते गर्ते, गर्तों में दफनाया जाता था। किसमें, गर्तों में। और गर्तों में साधारण 2 प्रकार के गर्त होते थे, एक साधारण सा डिब्बा और दूसरा डिज़ाइन वाला, मतलब मरने वाला अमीर है और उसके साथ हड़प्पावासी। ये सब क्यों रखते थे,
क्योंकि इनका मानना था कि भाई मरने के बाद भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, हो गया। नाउ नेक्स्ट अगला देखते हैं, मनकों का निर्माण क्या है दोस्तों? मनकों का निर्माण। देखो 3 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली देता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बता दूँ, छोड़ू नहीं। ठीक है, बाकी देख लेना। मनकों का निर्माण, मन के मतलब समझते हो ना, जो माला जपते रहते हैं इस तरीके से, एक एक करके मन का इस तरीके से जो मन के होते हैं। देखो मनकों का निर्माण की प्रक्रिया बताइए। देखो मनकों का निर्माण क्या करते थे भाई? क्वार्टज, सेल खड़ी नामक पत्थर, ठीक है, और तो कुछ इस तरह के ले लेते थे ये सामान, क्वार्टज, सेल खड़ी, स्क्वाटज, ठीक है, ये वस्तु ले लेते थे मन का बनाने के लिए, और इनको भट्टियों में झोंका जाता था लाल रंग प्राप्त करने के लिए, कार्बोनिल का लाल रंग प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होता था? इनको एक आकार दिया जाता था। आकार मतलब साइज़ में, छोटा बनाना, बड़ा बनाना, किस तरह बनाना, आकार, बेलनाकार बनाना है, ढोलनाकार बनाना है, बेलनाकार, इनके बहुत सारे आकार होते थे, बेलनाकार, ढोलाकार, ठीक है दोस्तों, गोलाकार। ठीक है, समझ में आ गया? आकार देने के बाद इन पे घिसाई होती थी। क्या होती थी दोस्तों? पॉइंट बना के लिखना, मनकों की घिसाई। घिसाई के बाद इसमें छेद होता था। क्या होता था दोस्तों? छेद। उसके बाद इसमें रस्सी डाल के मन का तैयार। समझ में आ गया दोस्तों? हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखो, हड़प्पा लिपि की विशेषता। किसकी विशेषता? हड़प्पा लिपि की विशेषता। देखो हड़प्पा लिपि 2 नंबर का क्वेश्चन है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, दूसरा क्या है कि भाई ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक, मतलब अभी इसको कोई समझ नहीं सका है, पढ़ नहीं सका है। नेक्स्ट, अवतल चक्की। ध्यान देना, अवतल चक्की क्या है दोस्तों? 2 नंबर का क्वेश्चन देता है। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, तभी मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताता। छोटे छोटे क्वेश्चन। अवतल चक्की, देखो अवतल चक्की का कहता है निर्माण किस लिए होता है, पता है? इसका इस्तेमाल बताइए, इसका प्रयोग। अवतल चक्की नाम से पता चल रहा है, अवतल मतलब बीच से पतला, किनारों से मोटा। सिलबट्टा आपके घर में देखा होगा। सिलबट्टे का इस्तेमाल किस लिए होता है? पीसने के लिए, मसालों वगैरह को कूटने के लिए, जड़ी बूटियों को पीसने के लिए। सेम वही है दोस्तों, एक बड़ा सा पत्थर। देखो अवतल चक्की का निर्माण कैसे होता है? कंकरीला, बलुआ पत्थर आदि वगैरह से। ठीक है, कंकरीला, बलुआ पत्थर से इसका निर्माण होता है, और इसका इस्तेमाल जड़ी बूटियों को पीसने के लिए करते हैं। ठीक है, जड़ी बूटी, मसाले, ठीक, इनको अनाज को पीसने के लिए होता था इसका इस्तेमाल। हो जाएगा दोस्तों? समझ में आ गया अवतल चक्की का निर्माण। आगे देखो, हड़प्पा सभ्यता, मतलब हड़प्पा सभ्यता की जानकारी, स्रोत मतलब कहाँ कहाँ से मिलते हैं भाई? हड़प्पा सभ्यता जब इसकी खोज हुआ तो हमें यहाँ से जो भी मिला, मृदभांड। मृदभांड मतलब क्या होता है? बर्तन, मृदभांड। ठीक है, खुदाई के दौरान मुहरे, मृदभांड, जो भी चीज़ें मिली, सिक्के, इन सब से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। कोशिश मैं यही करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँ। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पे एक तरह से ख़त्म होता है। स्किप करके वीडियो मत देखना, और एक तरह से मैं वही क्वेश्चन बताऊँगा जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप ये सब क्वेश्चन कर लेना भाई को क्यों ये कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है। ठीक है, अनाज के दाने, अनाज के दाने में भी थी। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया, देखो एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कि हड़प्पावासी जीवन निर्वाह कैसे करते थे? हड़प्पावासी अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे? ध्यान देना दोस्तों, अपना जीवन निर्वाह कैसे करते थे? कैसे करते थे? ठीक है दोस्तों, देखो पहला पॉइंट है इसका भाई, जंगलों पर निर्भर, जंगलों पर निर्भर। ठीक है, दूसरा मछली पकड़ना, मछली पकड़ना। ठीक है, तीसरा संग्रहण करना। 3 नंबर का क्वेश्चन देता है दोस्तों, इसीलिए ध्यान आ गया, बता रहा हूँ। देखो हड़प्पावासी अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करते थे? जीवन निर्वाह का मतलब होता है अपना जीवन किस तरह से गुजारते थे, क्या क्या खाते पीते थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? आंसर देखो, हड़प्पावासी भाई जंगलों पर निर्भर, ये हेडिंग है, इसको एक्सप्लेन करोगे। जंगलों पर निर्भर, भाई हड़प्पावासी जो थे ना वो जंगलों पर निर्भर थे। सॉरी, यहाँ पे शायद एक पॉइंट, जंगलों पर निर्भर, संग्रहण करना एक ही बात है। यहाँ पे लिख दो ये शिकार करना, शिकार करना। देखो हड़प्पावासी शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। ठीक है, जंगलों में शिकार करके, और शिकार जब भी करते थे योजना बना के करते थे कि ऐसे करना है, ऐसे जाला बिछाना है, ऐसे ये
लालच देना। समझ में आ गया दोस्तों, शिकार करके। दूसरा मछली पकड़ना, क्योंकि हमने देखा हड़प्पावासी कहाँ पे बने थे, सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, तो ज़्यादातर यहाँ से मछली भी ये लोग खा के अपना जीवन का निर्वाह मतलब गुजारा करते थे। अगला क्या है, संग्रहण करना। संग्रहण मतलब होता है इकट्ठा करना, मतलब जंगल से फल फूल, ठीक है, कंदमूल, कंदमूल एक प्रकार का फल होता है, कन्फ्यूज मत होना, इन सबको इकट्ठा करके खाते थे। समझ में आ गया दोस्तों। तो इस तरह से इनका जीवन निर्वाह होता था। निर्वाह मतलब अपनी ज़िंदगी का गुजारा बसेरा करते थे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझाने की। फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, और अगर और कोई दूसरा आपको डाउट हो तो आप भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर आप जरूर करना दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगले चैप्टर में।